हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा सफिशिएंसी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो रीजनिंग में प्रायः पूछे जाते हैं, लेकिन आज डेटा सफिशिएंसी में वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो लेंदी होते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगता है। अरेंजमेंट्स बड़े बनाने पड़ते हैं और कई बार 2 की जगह 3 स्टेटमेंट भी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, कितना है और कैसे हमें इस डिफिकल्टी लेवल को हैंडल करना है। इस पे करीब करीब 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्शंस। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो consists of a question and 2 statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. आपको याद होगा डेटा सफिशिएंसी में हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, एक अकेला इकलौता यूनिक आंसर। अगर तो 2 आंसर आ रहे हैं तो डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड अस विद अ यूनिक या अकेला आंसर। तो एक ही आंसर आना चाहिए, 2 आंसर्स नहीं आने चाहिए। तो चॉइस ए पढ़ें, इसमें क्या लिखा है। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। शॉर्ट में हम पहले भी इसे लिखते आए हैं, ओनली 1 इज सफिशिएंट। चॉइस बी, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 2 वाली स्टेटमेंट में जो डेटा दी गई है वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट है, while the data in statement 1 alone is not sufficient. तो कह सकते हैं ऐसे only 2. Choice C, if the data either in statement 1 alone or statement 2 alone, either or वाली choice is sufficient to answer the question, तो इसे हम कहते हैं either short में. Choice D, if the data in both the statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं neither. और चॉइस ई, if the data in both the statements 1 and 2 together are necessary to answer the question, इसे हम कहते हैं both. तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हमारी चॉइसेस हैं only 1, only 2, either, neither, both. only 1, only 2, either, neither, both. एक बार फिर से, only 1, only 2, either, neither, both. तो only 1 is sufficient, only 2 is sufficient, either 1 or 2 is sufficient, neither 1 nor 2 is sufficient, both 1 and 2 together are sufficient to answer the question. अब इस पेज पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 12 persons, each is facing north. How many persons sit between L and G? अब ये तो हमें पता नहीं, इसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या स्टेटमेंट 1 में दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का इकलौता अकेला यूनिक आंसर निकालने में सक्षम है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है या नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट के अनुसार ही चलते हैं। ओनली 2 persons सिट बिटवीन L एंड R। तो चलिए मान के चलते हैं यहां पर और इसे शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट के अनुसार ओनली 2 persons सिट बिटवीन L एंड R, लेकिन ये नहीं पता कौन किसके लेफ्ट में है और कौन किसके राइट में है। तो एक टुकड़ा, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पर हमने अलग से रख लिया। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन R एंड B। तो ये B यहां भी हो सकता है और B यहां भी हो सकता है। तो ये 1 person हो गया B और R के बीच में, ये 1 person हो गया B और R के बीच में। लेकिन आगे दिया गया है हु डजंट सिट विद L। तो हु किसके बारे में बात करता है? जो सबसे करीब होता है हु के बाद, जो सबसे करीब होता है हु के। तो हु के करीब यहां पर B है, तो B डजंट सिट विद L। तो ये वाला अरेंजमेंट तो आ ही नहीं सकता, तो इसे हटा देते हैं। या तो अरेंजमेंट ऐसे है, और अब अगर देखा जाए तो R डैश डैश L अगर हम कर दें तो उस केस में B का अरेंजमेंट यहां आना चाहिए।
बी और आर के बीच में एक व्यक्ति। तो दोनों में से कोई एक पीस है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो ये रहा के, थर्ड टू द राइट ऑफ के इज डी। ये के का लेफ्ट, ये के का राइट, राइट साइड जाए, 1 2 3, एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू आर और बी। तो इस स्थान पे के भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, इसके आगे भी यहां पर के नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, आर के भी पड़ोस में के या डी नहीं आ सकता। ठीक ऐसे ही ये वाले अरेंजमेंट में भी यार ना यहाँ के, ना यहाँ डी, ना यहाँ के, ना यहाँ डी, ना यहाँ के, ना यहाँ डी। आगे जब अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये वाला टुकड़ा या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे रखा है जानकारी का, वो आगे काम आएगा। तो नाइदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू आर और बी, एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। अब बी और जी के बीच में कम से कम 2 पर्सन बैठे हैं। तो बी ऐसे भी हो सकता है और ये नहीं पता कौन लेफ्ट में है राइट में है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी नहीं पता लेफ्ट में राइट में कौन है। 3 बंदे भी बैठे हो सकते हैं, 3 पर्सन भी बैठे हो सकते हैं, भाई 4 पर्सन भी बैठे हो सकते हैं, तब भी नहीं पता लगेगा कि बी और जी में से राइट और लेफ्ट कौन सा है अभी तक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात चल रही है यहां पर। Who neither sits adjacent to D nor L, तो ये जो 2 व्यक्ति यहां पर बैठ रहे हैं, कम से कम 2 व्यक्ति, वो ना तो L के एडजेसेंट है ना ही D के एडजेसेंट है। तो ये सब जगह पे बैठे हुए पर्सन्स ना तो D और ना ही L के एडजेसेंट हैं। Who sits at left end of the row, तो who यहां पर बात कर रहा है L की। तो अब बनाना शुरू कर देते हैं अरेंजमेंट। 12 लोगों का अरेंजमेंट बनाना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वाला अरेंजमेंट चलेगा, ये नहीं चल सकता क्योंकि यहां पर L जो है ये राइट साइड में हो जा रहा है। तो L, उसके बाद 2 स्पेसेस, फिर आया R। देखिए ये वाली स्टेटमेंट पहले हम यहां पर चिपका रहे हैं, यहां पर मर्ज कर देते हैं इसको। फिर यहां पर ना तो यहां के, ना यहां डी, ना यहां के, ना यहां डी, एक स्थान छोड़कर आया बी, ना यहां के, ना यहां डी। अब ये देखिए बी और जी के बीच में यहां पर ना तो डी है ना एल है। अगर आप बी के राइट साइड में जी लगा देंगे तो फिर ये स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, के डैश डैश डी, यहां पर जगह ही नहीं बची ना, और जी के साथ में तो डी और एल को हम डाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी यहां से हटेगा और जी इन दोनों स्थानों में से एक स्थान पर आएगा। अब क्योंकि के और डी यहां नहीं आ सकते हैं, तो या तो यहां पर के डैश डैश डी होगा या यहां पर के डैश डैश डी होगा। इन दोनों में से एक अरेंजमेंट बनेगा। नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू बी। अब एच जो है वो बी के एडजेसेंट नहीं होता, तो यहां पर भी एच नहीं आएगा, यहां पर भी एच नहीं आएगा। तो डी और एच के बीच में 3 लोग बैठेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि डी एच के लेफ्ट में है या एच डी के लेफ्ट में है। अब देखिए डी जो है वो तो राइट साइड में आ रहा है, तो डी का यहां आना ठीक रहेगा ताकि 1 2 3 ये 3 प्लेसेस छोड़कर एच इधर ले लें और ये आ जाए के, तब हमारी ये वाली कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। इधर से ये भी हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एल और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये तो यहां पर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। जो भी इंफॉर्मेशन दी है इससे ये अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करते हैं, स्टेटमेंट 2 अलोन। अब देखिए स्टेटमेंट 2 अगर हमने करनी है तो जो भी कार्य स्टेटमेंट 1 में किया है उसे हम स्टेटमेंट 2 में मिक्स नहीं करेंगे। तो इसके लिए अरेंजमेंट अलग बनाएंगे। आर सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लेफ्ट और ये राइट। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4,
R sits fourth from the left end. Only 2 persons sit between G and D. अब ये तो पता नहीं है, हमें यहाँ पे कहीं पे नोट कर लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता है कि G D के राइट में है या D G के राइट में है. Only 1 person sits between L and R. तो L dash R है या R dash L है, ये भी नहीं पता, तो नोट कर लेते हैं इसको. Only 2 persons sit between H and G. तो only 2 persons sit between H and G. कौन किसके लेफ्ट में पता नहीं. आगे लिखा है who sits, तो who मतलब G के बारे में बात हो रही है. G sits immediate left of K. तो भाई अरेंजमेंट ये भी हो सकता है और अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार भी हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट कवर हुई. D sits at the end of the row. कहां, यहां या यहां, पता नहीं. क्वेश्चन अभी भी यही है, L और G के बीच में कितने लोग हैं. तो एक बात तो पक्की है, D यहां नहीं आ सकता क्योंकि D डैश डैश G तो नहीं बनेगा क्योंकि स्थान पे R है, तो ये नहीं होगा. तो D पक्की बात राइट एंड पे आ गया. तो D और G के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 स्थान छोड़ दें, ये आया G. ये स्टेटमेंट पूरी हुई. G जो है वो K के लेफ्ट में है, तो ये आ गया K का इमीडिएट लेफ्ट. तो K जो है वो G के इमीडिएट राइट में होगा और G से 2 स्थान छोड़कर हमें H लेना है, बाकायदा लेफ्ट साइड पर ही आएगा. तो ये H की सिचुएशन भी आ गई, ये भी हो गया. L और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो L अब यहां पर तो आ नहीं सकता, एक ही प्लेस बची है, सेकंड प्लेस. L और R के बीच में एक व्यक्ति है. अब जरा देखें क्या क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं. यहां पर L और G के बीच में कितने लोग हैं. 1 2 3 4 5 6. जी बिल्कुल, एक इकलौता सटीक उत्तर निकाला जा सकता है. तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गेट अस टू द आंसर. स्टेटमेंट 1 अलोन के अंदर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि L की पोजीशन अगर लेफ्ट है तो G की पोजीशन क्या है. तो क्योंकि हमें ये मालूम नहीं पड़ पा रहा था, इसलिए हम स्टेटमेंट 1 अलोन से ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि L और G के बीच में कितने लोग हैं, क्योंकि 0 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकते थे. यहां पर पक्का पक्का डिसाइड कर पा रहे हैं कि 6 लोग हैं. तो स्टेटमेंट 2 अलोन, ओनली 2 इज सफिशिएंट. चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स. भाई एक फैमिली है, उसमें 10 मेंबर हैं, उसमें कितनी फीमेल है, कुछ नहीं पता. तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो हम लेंगे पहले स्टेटमेंट 1 से. तो स्टेटमेंट 1 कहती है Q is the only son of H. Q is the only son of H who is son-in-law of G. मतलब H हस्बैंड है, इसकी एक वाइफ होगी कोई यहां पे, उसके पेरेंट फादर या मदर हैं G, तो H बना सन इन लॉ. अब देखिए मेल्स की गिनती यहां पर करें अगर, तो अभी तक हमें कौन कौन से मेल्स मिले हैं. एक तो Q मिला, एक H. फीमेल्स की गणना करें तो यहां पर कोई है, ये G का जेंडर अभी तक मालूम नहीं पड़ा. K इज द ओनली डॉटर ऑफ D. अब इसे कहां लगाया भाई, इसे अलग से ही नोट करना पड़ेगा. तो K इज द ओनली डॉटर ऑफ D. बाद में देखते हैं कि इस हिस्से को कहां जोड़ना है. L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P. अच्छा, K हमें पता है कि फीमेल है, ये पक्का हो गया. L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P. तो L जो है ये वाइफ है, इसके एक हस्बैंड होंगे, उसके ब्रदर मान लीजिए या सिस्टर P हैं. तो L P की सिस्टर इन लॉ हुई, यानी कि भाभी. तो L और एक फीमेल मिल गई. G इज ब्रदर इन लॉ ऑफ F. लो जी, G एक बात पक्की है कि G जो है वो मेल हो गया. तो G की वाइफ और वाइफ का ब्रदर दिया गया है F, तो G यहां बना ब्रदर इन लॉ ऑफ F. हु इज
सिस्टर ऑफ डी, तो फिर तो ये हुई डी, और ये ब्रदर नहीं, ये बनी सिस्टर, तो एफ एक और फीमेल मिल गई। और डी जो है ये भी प्राप्त हो गई यहां पर कि ये फीमेल है। डी की ओनली डॉटर के है, तो ये ओनली डॉटर आ गई जी के, तो एक और फीमेल, ये तो के तो मिल ही गई थी यहां पे हमको। अरेंजमेंट बनता जा रहा है थोड़ा बहुत। एम इज ब्रदर ऑफ के, चलिए एम इज ब्रदर ऑफ के, तो ये एक और मेल मिल गया। एल इज मैरिड टू बी, तो एल यहां पर कहीं पर है। एल तो हमने देखा ही है कि वाइफ है किसकी, मैरिड टू बी, तो बी एक और मेल मिल गया, क्योंकि बी जो है वो एल का हस्बैंड है। के इज मदर ऑफ पी, के तो यहां पर मदर है पी की, और यहां क्यू कह रहे हैं कि ओनली सन है, तो पी पक्की बात डॉटर होगी, तो एक फीमेल और मिली पी। एंड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, एल के बारे में यहां पर बताया गया है कि के इज मदर ऑफ पी एंड मदर इन लॉ ऑफ एल। अगर के मदर इन लॉ ऑफ एल है, और यहां पर हमने देखा था कि बी जो है वो पी का ब्रदर ही होना चाहिए, और बी जो है वो एल का हस्बैंड है, क्योंकि एल इज मैरिड टू बी, एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, तो एल जो है वो फीमेल ही होगी। तो भाई इसका मतलब एक और निकल कर आता है कि के का एक और सन है, वो है बी, और बी की वाइफ है एल। लेकिन यहां पर तो शुरुआत में दिया गया है क्यू इज द ओनली सन ऑफ एच, और जबकि यहां पर के का एक और सन है बी, तो इसका मतलब यहां पर जो डेटा दी गई है वो इनकंसिस्टेंट है। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट हेल्पफुल, इसमें तो डेटा ही इनकंसिस्टेंट है। तो ओनली वन भी नहीं आएगा, आइदर भी नहीं आएगा, और बोथ भी नहीं आएगा, क्योंकि वन का तो हम उपयोग कर ही नहीं सकते। तो चलिए स्टेटमेंट टू में दी गई इंफॉर्मेशन को जांचते हैं। एल इज सन ऑफ क्यू, एल इज सन ऑफ क्यू एंड इज सन इन लॉ ऑफ एम। तो सन है तो ये हस्बैंड होगा, इनकी एक वाइफ होंगी, जिनके पेरेंट होंगे एम, ताकि एल बना सन इन लॉ ऑफ एम। तो चलिए मेल्स और फीमेल्स का हिसाब रख लें यहां पर। मेल पक्का एल है, और फीमेल अभी तक क्यू एम में से मालूम नहीं पड़ा। के इज ओनली सन ऑफ डी हु इज मैरिड टू जी, तो ये भी कहीं बना देते हैं। डी का ओनली सन है के, और ये डी है हु इज मैरिड टू जी। अब मैरिड हैं, ये नहीं पता कि ये हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। आर इज ओनली सन ऑफ एच, चलिए इसको भी बना देते हैं। आर इज ओनली सन ऑफ एच, ओनली सन है तो आर का जेंडर मालूम पड़ गया, ये मेल है पक्की बात। जी सिस्टर ऑफ एफ, तो जी है फीमेल, और यहां पता नहीं कहां फिट करना है, तो अलग से लिख लेते हैं। जी इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ जी का ब्रदर है या सिस्टर है ये पक्का नहीं है। पी एंड आर सिबलिंग्स, भाई बहन है, कौन भाई है कौन बहन है ये नहीं बताया गया। तो पी एंड आर सिबलिंग्स, नोट कर लिया। एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो ये टुकड़ा जो है इसको हम यहां पर मर्ज कर सकते हैं। ये ब्रदर हो गया फिर एल की वाइफ का, तो अब बना एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। बाकी भी शिफ्ट कर दें। आर की पेरेंट या आर का पेरेंट एच है, और आर सिबलिंग है पी का,
F and R are unmarried. तो ये अनमैरिड है और F भी यहां पर अनमैरिड है. H is brother in law of K. तो H की वाइफ का ब्रदर है K और H बना उसका ब्रदर इन लॉ. अच्छा, ये भी नहीं पता कि K जो है वो H की वाइफ का ब्रदर है या सिस्टर है. ये भी कुछ नहीं पता हमें, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो देखिए यहां पर Q का जेंडर, M का जेंडर, किसी का जेंडर मालूम नहीं पड़ रहा है. तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट. तो ओनली 2 भी गया, नाइदर आ गया. तो चॉइस D विल बी दी करेक्ट आंसर. Neither statement 1 nor statement 2 is sufficient to answer the question. Next question देखिए. 7 persons, namely P, Q, R, S, T, U and V, are sitting in a row facing north. Seating arrangement पे आ गया. Linear seating arrangement. Each person likes different fruits: banana, mango, papaya, guava, orange, grapes and lychee. All the given information are not necessarily in the same order. One who likes banana sits third from the right end. तो ये तो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं. तो मेन इंस्ट्रक्शन को तो ऐसे बनाते हैं ना कि जिसमें कि हमें कोई दिक्कत ही ना हो. तो ये 7 लोग हो गए. ये फिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं. ये लेफ्ट, ये राइट, 1 2 3 4 5 6 7. तो वन हु लाइक्स बनाना सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. ये राइट एंड से थर्ड, 1 2 3. इस व्यक्ति को बनाना पसंद है. T, who doesn't sit neighbor of one who likes banana, तो T जो है वो बनाना वाले का नेबर नहीं है. Sits second to the left of one who likes papaya. तो T here sits second to the left of the person who likes papaya. यहाँ papaya वाला तो ये 1 ये 2. ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट. लेफ्ट में जाए 1 2. Only 3 persons sit between R and the one who likes banana. तो पक्की बात यहां पर तो R राइट साइड में तो होगा नहीं. 1 2 3 ये आ गया R. तो only 3 persons sit between R and one who likes banana. ये भी हो गया. T likes lychee. अच्छा, ये तो टेबल बनाना पड़ेगा हमको. P Q R S T U V. तो फटाफट से एक टेबल भी खींच देते हैं यहां पर. अब ये बात पक्की है कि आर को बनाना तो पसंद नहीं है, क्योंकि आर और बनाना वालों के बीच में ही 2-3 लोग बैठ रहे हैं. टी हु डजंट सिट एज अ नेबर ऑफ वन हु लाइक्स बनाना, तो टी को भी बनाना पसंद नहीं है. सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स पपाया, तो टी को पपाया भी पसंद नहीं है. ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वन हु लाइक्स बनाना, ये हमने लगा दिया टी लाइक्स लीची. चलो टी का तो लिख ही दिया ना फिर, लीची. Only 2 persons sit between S and one who likes papaya. S, papaya. और ये पता नहीं कि इनमें से लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है. और एक बात पक्की होती है कि S doesn't like papaya. How many persons sit to the right of one who likes grapes? तो क्वेश्चन है ग्रेप्स के राइट साइड में कितने लोग हैं. तो ये तो अभी मेन स्टेटमेंट्स थी जो क्वेश्चन में दी हुई हैं. अभी तो हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे आए ही नहीं हैं. तो रेड में जो भी हमने लिखा है ये फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें दे दी गई हैं. तो अब येलो कलर यहां पर इस्तेमाल करते हैं. स्टेटमेंट 1 देखते हैं. Q who neither sits adjacent to one who likes lychee nor one who likes papaya. तो Q जो है वो टी के साथ नहीं बैठता क्योंकि टी को लीची पसंद है, और पपाया वाले के साथ भी नहीं बैठता. सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स मैंगो, तो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स मैंगो. तो क्यू को मैंगो तो पसंद नहीं है, क्योंकि क्यू और मैंगो वाले के बीच में एक व्यक्ति बैठा है.
ओनली 3% सिट बिटवीन वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड पी। तो पहली बात तो पी को ऑरेंज पसंद नहीं है, एंड 3% सिट बिटवीन पी एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज। कौन किसके लेफ्ट में पता नहीं है। पी हु सिट्स, तो पी के साथ हु लगा है, हु सिट्स एडजेसेंट टू टी, तो पी जो है वो टी के बाजू में बैठा है, लेकिन टी है कहाँ? तो या तो टी यहां है या फिर टी यहां है। अब देखिए यहां पर ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पपाया वाला, जिसको पपाया पसंद है। तो टी यहां नहीं हो सकता, टी यहां नहीं है, तो टी यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो तो बनाना वाले से दूसरे स्थान पर हो जाएगा लेफ्ट में। तो भाई टी के लिए तो एक ही जगह बच रही है, ये रही। और इस हिसाब से पपाया वाला भी मिल गया, ये आ गया पपाया। ये स्टेटमेंट तो कंज्यूम हो गई। फिर ये स्टेटमेंट देखिए, एस और पपाया वाले के बीच में दो लोग बैठे हैं। अब एस तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो लगेगा नहीं, राइट साइड में लगेगा। तो पपाया से दो लोग आगे यहां पर जाते हैं, ये आ गया एस। ये स्टेटमेंट भी कंज्यूम हो गई। अच्छा यहां देखें, इसमें दिया गया है कि पी जो है वो टी के साथ में बैठता है एडजेसेंट, तो ये आ गया पी। तो पक्की बात ऑरेंज वाला जो है वो पी के राइट साइड में जाएगा। कितना? 1 2 3 4 प्लेसेस। तो 1 2 3 4 प्लेसेस, ये रहा ऑरेंज वाला एस। तो एस को ऑरेंज पसंद है। चलिए ये स्टेटमेंट यूज हो गई। अब क्यू ना तो टी के साथ बैठता है ना पपाया वाले के साथ। भाई टी के साथ तो वैसे ही नहीं बैठ सकता, टी के साथ वाली सीटें तो भर गई। पपाया वाले के साथ नहीं बैठता, तो क्यू यहां नहीं आ सकता, बनाना नहीं हो सकता उसके पास। तो पक्की बात ये हो गया, क्यू एक ही जगह बच रही है क्यू के लिए। ये स्टेटमेंट भी यूज हो गई। अच्छा ये मैंगो वाला जो है, ये क्यू के लेफ्ट में एक स्थान छोड़कर है, तो ये रहा क्यू। तो एक स्थान छोड़कर यहां पर तो मैंगो आ ही नहीं रहा, और कोई जगह बची नहीं है क्यू की। तो ये स्टेटमेंट तो कंसिस्टेंट हो ही नहीं रही, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब पक्की बात स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशिएंट नहीं है। भैया मैंगो वाले को भी तो एडजस्ट करना था क्यू से, पपाया वाले के आसपास क्यू आ नहीं सकता, और कोई पोजीशन बची नहीं थी। तो इसका मतलब अरेंजमेंट जो हमने स्टेटमेंट 1 में बनाया, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट हु लाइक्स ग्रेप्स, और ये इनकंसिस्टेंट अरेंजमेंट है। तो ओनली 1 गया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगी। आइदर भी गया, बोथ भी गया, क्योंकि इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट अगर है तो भी अगर आप स्टेटमेंट 2 की इंफॉर्मेशन से कंबाइन भी कर लोगे तो भी अरेंजमेंट तो सही नहीं आएगा, क्योंकि जो डेटा है वही करेक्ट नहीं दे रखी है। तो ऐसा भी हो सकता है डेटा आपको इनकंसिस्टेंट दी गई हो, वो करेक्ट ना हो। तो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। चलिए जो बेसिक था वो तो बना ही दें हम यहां पर। ये राइट, ये लेफ्ट, ये आर, बस लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ना उसी को यहां पर नोट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 स्थान छोड़कर ये रहा बनाना, यहां पे टी नहीं आएगा, यहां पे टी नहीं आएगा, और ये दो स्टेटमेंट्स तो हम लेकर चल ही रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है वो भी ले लेते हैं एक बार। यहां वाली इंफॉर्मेशन, बस ये ऑरेंज वाली नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था। अब ये कहता है ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड वी। तो ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड वी कैसे, पता नहीं। कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में, कोई आइडिया नहीं है। वी हु सिट्स विद वन हु लाइक्स मैंगो, तो या तो इसको मैंगो पसंद है या इसको मैंगो पसंद है। वी को नहीं है, एस को नहीं है। ओनली 1% सिट्स बिटवीन वन हु लाइक्स मैंगो एंड वन हु लाइक्स गुआवा। तो मैंगो और गुआवा के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, और कौन किसके लेफ्ट में है राइट में है पता ही नहीं कुछ भी हमको। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है जो हमें दी गई है। तो क्या इसके अनुसार हम अरेंजमेंट बना पाएंगे?
अब देखिए एक बात पक्की है कि यहां पर तो मैंगो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंगो और गुआवा वाले के बीच में फिर एक व्यक्ति कैसे बैठेगा। तो मैंगो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, और भी किसी स्थान पे आ सकता है। तो यहां पर तो हमें इनफ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है जिससे कि हम ये अरेंजमेंट बना पाए। कहीं पर भी मैंगो आ सकता है और उसी के हिसाब से गुआवा किसी और प्लेस पे आ सकता है। तो स्टेटमेंट टू अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, तो ओनली टू भी आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा चॉइस डी, नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 boxes with P, Q, R, S, T, U and V are kept one above the other. How many boxes are kept below box V? तो V के नीचे कितने बॉक्स हैं? स्टेटमेंट 1, बॉक्स R is kept third from the top. चलिए बॉक्सेस बना लेते हैं यहां पर। तो ये रहा टॉप 1 2 3, तो R यहां बनाना चाहिए थर्ड फ्रॉम द टॉप। बॉक्स S एंड U आर केप्ट टुगेदर, तो या तो S के ऊपर U या फिर U के ऊपर S, कुछ इस तरह से केप्ट टुगेदर। दो अरेंजमेंट है, देखते हैं कौन सा बनता है। बॉक्स T विच इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स U नॉर बॉक्स R, तो T इज नॉट एडजेसेंट टू U और R, तो भाई यहां पर T नहीं आएगा, यहां पर T नहीं आएगा। 3 बॉक्सेस बिटवीन S एंड R, तो भाई यहां पर तो S आ नहीं सकता क्योंकि S डैश R हो जाएगा सिर्फ, जबकि 3 आने चाहिए। तो 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन S एंड R में ये रहा S, तो S और U एडजेसेंट है, और T जो है वो U के बाजू में नहीं है, R के बाजू में नहीं है, तो यहां T नहीं आएगा। एक ही जगह बचती है T के लिए, वो है टॉप पे। बॉक्स P, तो ये हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया। बॉक्स P विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स Q, तो P इज नॉट एडजेसेंट टू Q, is kept at any place above box V. अब देखिए इसमें सिर्फ दो ही अरेंजमेंट्स बनते हैं, या तो ये P है, ये Q, ये V, ये V, ये Q, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर P होता, ये V होता और ये Q हो जाता। पक्की नहीं है प्लेस, कुछ कह नहीं सकते भाई यहां पे। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, मतलब आइदर और भी नहीं होगा। आइदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट, 1 अलोन सफिशिएंट ही नहीं है जी। तो चलिए एक बार जरा स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स U एंड P, तो भाई पहले तो बॉक्सेस बना दें यहां पे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स U एंड P, कैसे पता नहीं भाई। U डैश 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 P, P ऊपर या U ऊपर पता नहीं। विच इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द टॉप, अब आया ना, P इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द टॉप, तो ये रहा टॉप 1 2, तो ये रहा P 1 2 3 बॉक्सेस छोड़कर ये रहा U, यूज हो गया। बॉक्स Q विच इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स P नॉर बॉक्स U, तो यहां बॉक्स Q नहीं आ सकता और U के एडजेसेंट भी नहीं आ सकता, तो भाई Q के लिए तो एक ही जगह बची। इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स R, तो ये रहा R। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन S एंड R, तो S यहां पर ऊपर तो ले नहीं सकते जी, तो 1 2 3 ये रहा S। अब बचा कौन? T और V, तो V तो टॉप पे भी आ सकता है या फिर यहां पर ये वाली प्लेस पर भी आ सकता है। V की पोजीशन असर्टेन नहीं है, तो इसका मतलब ओनली 2 इज नॉट सफिशिएंट। अब जरा एक काम करें, ये दोनों को जरा आप कंपेयर कर लें और आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा को जरा यहां पर शिफ्ट कर दें। देखिए ये आ गया T
यहां पर आया है P, ये यहां पर R आ गया, ये गया U और ये गया S। तो उस केस में ये बन जाएगा V। अब बता सकते हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स V। 2 बॉक्सेस हैं जी बिलो V। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। चॉइस E will become the correct answer. 7 persons, namely P, Q, R, S, T, U, V, have different heights. How many persons are taller than S? पहली स्टेटमेंट के अनुसार अरेंजमेंट बनाते हैं जी। S is taller than T and S is also taller than Q, but not as much as P और R। तो P और R जो हैं वो S से टॉलर हैं। T is taller to V, U, तो T is taller than V and U, but not as much as R and S। वो तो हमें पता ही है, S और R ऑब्वियसली ग्रेटर ही आएंगे, रिडंडेंट स्टेटमेंट है। R is only short to 1 person। तो भाई अगर 7 लोग हैं यहां पर मान लीजिए, एंड R is short to only 1 person, तो R की पोजीशन सेकंड हो गई। एंड U is shortest among all, तो U आ गया 7th प्लेस पर। ये हो गई स्टेटमेंट 1 कंप्लीट। इतनी जानकारी दी गई है, तो अब इसके हिसाब से हमारा क्या अरेंजमेंट बन सकता है? देखिए R यहां पर S, T और Q तीनों से ग्रेटर है, और R यहां पर S, T, V और U से भी ग्रेटर है। R बेसिकली यहां पर ग्रेटर है S से, T से, V से, U से और Q से। U की पोजीशन तो फाइनल हो गई, बाकी बचा S, T, V और Q, जो कि इन 4 जगहों पर आएंगे। तो इन 4 जगहों पर आएंगे S, T, V और Q, और इनकी आपस में क्या इक्वेशन है? देखिए, S इज ग्रेटर देन Q, S इज ऑल्सो ग्रेटर देन T एंड V। तो S तो पक्की बात यहां पर 3rd प्लेस पर आ गया, क्योंकि ये Q, T और V इन तीनों बंदों से ग्रेटर है, तो वो यहां पर आएंगे। अच्छा, ये Q, V, T इनका आपस में कुछ रिलेशन है? हाँ, T इज ग्रेटर देन V एंड U, तो ये आया T यहां भी आ सकता है, ये V आ सकता है। Q का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो Q यहां भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये T हो, ये V हो और ये Q हो, कह नहीं सकते। लेकिन एक बात बताएं, ये हम बना ही क्यों रहे हैं? क्वेश्चन तो पढ़िए, हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन S। ये रहा S, इससे ऊपर कितने लोग हैं? 2 पर्सन्स आर टॉलर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन रुकिए, स्टेटमेंट 2 अलोन भी अगर सफिशिएंट है तो आइदर और आंसर हो सकता है, तो इसलिए एक बार स्टेटमेंट 2 को भी जांचना होगा। T is taller to V, लीजिए T is taller to V and U, but not as much as RS, तो RS are taller to T। Q is taller to T, V, Q is taller to T and V, but not as much as S, तो S is taller than Q। S and R ये दोनों, P is tallest among all। चलिए यहां पर अरेंजमेंट ही बना देते हैं ना। ये 7 पीपल के लिए स्केल बना दिया हमने, जहां पर दिया गया है कि P इज द टॉलेस्ट, V इज ओनली टॉलर टू U, V सिर्फ U से ही टॉलर है, तो ये रहा V और ये रहा U, पोजीशन फिक्स हो गई, खत्म। अब क्या 2 अलोन सफिशिएंट है? अब यहां कौन कौन आ सकते हैं? बचे कौन कौन है? P तो यहां आ गया, फिर Q, R, S, T, ये 4 लोग आ सकते हैं। इनका आपस में क्या अरेंजमेंट बन के आता है? भाई ये पता है कि S इज टॉलर देन Q, टॉलर देन T, तो S इज टॉलर देन Q, टॉलर देन T। लेकिन R और S का आपस में क्या रिश्ता है? किसकी हाइट ज्यादा है? मालूम नहीं पड़ पा रहा यहां पर।
कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है कि ये Q हो या T हो, और ये S या R, ये R या S, तो S की पोजीशन यहाँ पर पक्की नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ओनली वन चॉइस A will be the correct answer.